नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एडीगेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 जो कि वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित की गई है, नई बुक है। तो इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर हल करना सीखेंगे और उससे संबंधित जो कंसेप्ट है वह भी समझेंगे। देखिए यहाँ पर सारे जो अध्याय दिए गए हैं, इन सभी अध्यायों के प्रश्नोत्तर हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। जैसे आप जानते हैं कि कक्षा 8 की जो वार्षिक परीक्षा है वो बोर्ड से होने वाली है, ठीक है। तो इसमें जो पाठ्यपुस्तक के अंत में प्रश्न दिए गए हैं वही पर्याप्त नहीं है। उन प्रश्नों के अलावा भी अतिरिक्त प्रश्नों की तैयारी करने के लिए आपको एडीगेड अभ्यास पुस्तिका राज्य शिक्षा केंद्र के भोपाल द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, ठीक है ना। ताकि आप जो है अतिरिक्त प्रश्नों का अभ्यास करके अपने जो अधिगम स्तर है उसमें गुणोत्तर और उत्तरोत्तर वृद्धि कर सके। तो परीक्षा दृष्टिकोण से भी ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और मैं आपको एक के बाद एक जो है वीडियो उपलब्ध करवाता रहूंगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। ये वीडियो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। तो देखिए इस एडीगेड अभ्यास पुस्तिका को पढ़ने के पहले आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसको पढ़ लें, ठीक है ना। और उसके बाद में इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जैसे जानते हैं हम कि सभी सजीव जो होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। हरे पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं, है ना, उस जो प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो ये हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं। अब इस क्रिया को संपन्न होने के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक होते हैं? सूर्य का प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए और हवा। अब पानी का यहाँ पर मतलब नमी से होता है ना। कभी कभी क्या होता है कि विकल्प में आपको नमी दी जाती है, कई बच्चे इसमें भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित नहीं होना है क्योंकि नमी पानी के कारण ही होती है, ठीक है ना। तो सूर्य का प्रकाश, पानी और हवा बहुत ही आवश्यक होती है, ठीक है। अब इसके बाद प्राणी क्या होते हैं? प्राणी जो है या तो सीधे ही बच्चों का पौधों का भक्षण करते हैं या फिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। जबकि कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो अन्य जंतुओं का अपना आहार बनाते हैं, ठीक है। अब भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो सभी जीवों में वृद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, गति से बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ जरूरी होते हैं, क्योंकि भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन से होती है। इसलिए हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप इस पाठ में जो पढ़ेंगे तो आपको पूरा वहां पर जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अतिरिक्त प्रश्नों की तैयारी के लिए हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कृषि उपयोग में आने वाले उपकरणों के नाम। अब इनमें से आपको छांटना यह है कि कृषि में कौन कौन से उपकरणों का उपयोग होता है। तो देखिए हमने लिखा है हल, ट्रैक्टर, कुदाली और सीढ़ी, इनका जो उपयोग किया जाता है। अब कहा यह गया है कि यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखें। तो ठीक है, खेती में और भी उपकरण यूज किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे दराती हुई, है ना, खरपतवार को काटने के लिए, नष्ट करने के लिए, कल्टीवेटर, थ्रेशर मशीन और हार्वेस्टिंग मशीन, ठीक है। ये भी कृषि में उपयोग में लाए जाते हैं। चलो फसल बोएं। अब यहाँ पर जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन करके लिखना है। पहले आप फसल बोएंगे तो क्या करेंगे? फसल बोने के पहले हम क्या करते हैं? मिट्टी की तैयारी करते हैं, ठीक है। मिट्टी को अलटेंगे पलटेंगे, उसमें कल्टीवेटर चलाएंगे और मिट्टी को भुरभुरे बनाते हैं, यानी इसे कहते हैं मिट्टी की तैयारी करना। अब मिट्टी की तैयारी करने के बाद हम करते हैं बुआई, ठीक है ना। बुआई देने के बाद में हम उसमें खाद और उर्वरक देते हैं। उसके बाद में हम सिंचाई करते हैं, यानी पानी उसमें डालते हैं और सिंचाई करने के बाद में यदि खरपतवार, ठीक है, तो खरपतवार जो है
खरपतवार से उसकी सुरक्षा करेंगे खरपतवार से सुरक्षा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, फसल पक जाती है। फसल पकने के बाद में करते हैं कटाई, और कटाई करने के बाद में जो बीज होते हैं, जो फसल होती है, उसका किया जाता है भंडारण। ये क्रम यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना। देखिए, पहले क्या करना है, मिट्टी की तैयारी करनी है, उसके बाद में बुआई करनी है। बुआई करने के बाद में क्या करना है, खाद एवं उर्वरक देना है। उसके पश्चात सिंचाई करनी है। अब सिंचाई करने से क्या होता है कि खरपतवार उगाते हैं, तो फिर फसल का खरपतवार से सेफ्टी करते हैं, सुरक्षा करते हैं। अब फसल तैयार हो जाती है तो कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद में उस फसल का करते हैं भंडारण। ये क्रम सही होगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अब यहाँ पर आपको दिए गए शब्द गोबर एवं पौधों, खरीफ, टिकाव तंत्र, खरपतवार नाशी और शिथिल। इनमें से ही आपको यहाँ पर चुन करके खाली स्थान पूर्ति करनी है। पहला है, जून से सितंबर माह तक किसकी फसल बुआई की जाती है, खरीफ की। यानी जो फसल हम जून से सितंबर माह तक बोते हैं वो फसल गिराती है खरीफ, जैसे धान, कपास, सोयाबीन, मक्का, मूंग, उड़द, ये जो फसलें होती हैं ये क्या होती है, ये खरीफ फसलें होती हैं। दूसरा है, किस यंत्र के द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। तो बुआई करने के लिए यंत्र होता है, इसका नाम है सीड ड्रिल। यानी सीड ड्रिल से हम जब बुआई करते हैं तो समय और श्रम की बचत होती है। तीसरा है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। यानी पशुओं जो गोबर होता है और पौधे के जो डंठल वगैरह होते हैं, पत्तियां होती है, उनका जो अवशेष बच जाता है उसका विघटन होता है और विघटन से खाद प्राप्त होती है जो कि प्राकृतिक पदार्थ होता है। चौथा है, असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। असमतल भूमि यानी उबड़ खाबड़ जमीन है, अब वहां पर यदि सिंचाई करते हैं तो पानी कहीं का कहीं से रहता है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो छिड़काव यंत्र होता है यानी स्प्रिंकलर होता है, स्प्रिंकलर होता है तो उसका उपयोग किया जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं छिड़काव तंत्र। 2,4-D क्या है, तो 2,4-D ये खरपतवार नाशी है ना। यह जिसे ज्यादातर गेहूं की जो फसल होती है उसके अंदर इसका छिड़काव किया जाता है 2,4-D का। तो गेहूं को छोड़ करके बाकी जो भी खरपतवार होती है वह नष्ट हो जाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं 2,4-D को खरपतवार नाशी। प्रश्न क्रमांक 2, सही विकल्प आगे सही का निशान लगाइए। निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। देखिए, यहाँ पर दिया है संचक्रण, कटाई करना, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, जैविक खाद का उपयोग करना। देखिए, मिट्टी को पोषक तत्व फसल चक्रण से प्राप्त होते हैं और खेत को कुछ समय बिना उगाए छोड़ देते हैं तो भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। जैविक खाद का उपयोग करके भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, लेकिन कटाई करने से पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा है, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है ना? वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधों की जड़ों में मिले। देखिए, ये जहां पर जल की कमी है, पानी की कमी है, तो वहां पर क्या होगी, कम पानी में खेती करना होता है। तो उसके लिए एक जो विधि है उसका नाम है ड्रिप तंत्र, है ना, यानी बूंद बूंद प्रणाली कह सकते हैं, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली कह सकते हैं। इससे क्या होगा कि ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि पौधा जो होता है उसकी जड़ में सीधा पानी जाता है, बूंद बूंद इसमें गिरता रहता है, पानी व्यर्थ ही जाता नहीं है और कम पानी में फसल अच्छी और अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तीसरा है, निम्न में से रबी फसल का सही युग्म कौन सा है। रबी फसल यानी जो फसल अक्टूबर से दिसंबर में तक बोई जाती है। देखिए भैया, अब गेहूं और चना हो जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में,
बाकी सोयाबीन है, मूंगफली है, धान, मक्का, कपास, ये जून से सितंबर माह के मध्य बोए जाते हैं। और ये बाकी जो फसलें हैं ना, ये खरीफ की फसल है। ठीक है ना, किसी फसल है ये? खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाए? ये फसल काट ली गई है, अब उस फसल से बीजों को यानी दानों को अलग करना है, तो उसके लिए जो मशीन का उपयोग किया जाता है उसका नाम है कंबाइन। ठीक है। अगला प्रश्न है, खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं निराई करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म क्या है? देखिए, फसल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? नाइट्रोजन, है ना, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एनपीके, है ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सही युग्म है वो क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस वाला है। ठीक है। अति लघु प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, फसल से आप क्या समझते हैं? फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? उत्तर, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। मोटे तौर पर फसल को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, खरीफ फसल और रबी फसल, है ना। लेकिन आपने एक नाम और सुना होगा जिसे हम कहते हैं जायद फसल। यह गर्मी के मौसम में बोई जाती है, लेकिन बहुत कम क्षेत्र में बोई जाती है, सभी क्षेत्रों में बोई नहीं जाती है। जबकि खरीफ फसल तो सब जगह बोई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? सर, देखो, बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बीजों को उचित दूरी पर बोने से पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है। प्रश्न 6, सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। पारंपरिक स्रोत कौन से हैं? मोट, चेन पंप, हेकली और ये सिंचाई की जो है पारंपरिक स्रोत है। पुराने जमाने की ये जो है सोर्स हैं जिनके द्वारा सिंचाई की जाती थी। प्रश्न क्रमांक 7 है, पशुपालन किसे कहते हैं? ठीक है। पालतू पशुओं से खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए इन्हें पालने का ये कार्य जब बड़े पैमाने पर किया जाता है इसे पशुपालन कहते हैं। ठीक है ना। इन्हें पशुओं से हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त करना है, तो हमें क्या होगा? ये कार्य यानी पशुओं को पालने जो कार्य है ये बड़े पैमाने पर करना होगा। जब इसे बड़े पैमाने पर करते हैं तो कहलाता है पशुपालन कार्य। ठीक है ना। प्रश्न 8, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? उत्तर है, अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने के लिए बीजों को पानी में डालते हैं। अच्छे व स्वस्थ बीज पानी में डूब जाते हैं और क्षतिग्रस्त बीज खोखले व हल्के होने के कारण जल पर तैरने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है अच्छे और स्वस्थ बीजों का चयन कर सकते हैं। इस प्रकार स्वस्थ बीजों का चयन करते हैं। तो प्रश्न 9, फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? उत्तर, यदि फसल के दानों यानी बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं।
आपने देखा होगा कि यदि फसल को सुखाई जाती है ना, जैसे गेहूं मान ले पर, तो जो बरसात का मौसम होता है उसके जाने के बाद आप देखते हैं कि उसमें एक जीव पड़ जाता है ना, जिसे वो कहते हैं धुन कहते हैं। क्या बोलते हैं? धुन। तो वो क्या होता है कि उसको सुखाए बिना इसको भंडारित कर दिया गया है, ठीक है ना। अब उसमें जो धुन पड़ जाते हैं तो बीज अंकुरित नहीं होता है, ठीक है। तो अतः भंडारण से पहले फसल को धूप में सुखाना आवश्यक है। प्रश्न 10, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, क्यों मानी जाती है? उत्तर है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि पहला कारण है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। यानी जिसमें जैविक खाद का उपयोग करते हैं वो इस मिट्टी में क्या होता है, जल धारण की क्षमता ज्यादा होती है, तो पानी ज्यादा सोखती है, उसे कहते हैं जल धारण क्षमता। पानी ज्यादा सोखेगी तो नमी अधिक दिनों तक बनी रहेगी, इससे क्या होगा, फसल अच्छी होगी क्योंकि फसल को लगातार नमी की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण क्या है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है ना, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। सरंध्र यानी इसके अंदर बारीक बारीक छेद हो जाते हैं, उससे क्या होगा कि गैस का विनिमय आसानी से हो जाता है, उसको ऑक्सीजन गैस मिल जाती है ना। तीसरा, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है ना। मित्र जीवाणु जैसे केचुआ है ना, इनकी संख्या में क्या है, वृद्धि हो जाती है क्योंकि जमीन भुरभुरी होगी, खोखली होगी, सरंध्र होगी, तभी जो है ये और जैविक खाद इसमें होगा, तभी जीवाणु में वृद्धि होती है। केचुआ तो होता है, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, यानी मिट्टी में जो पोषक तत्व कमी हो जाती है वह जैविक खाद द्वारा उनकी आपूर्ति हो जाती है, इसलिए मिट्टी का जो गठन होता है उसमें सुधार होता है। प्रश्न 11, खरपतवार से आप क्या समझते हैं, ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? उत्तर है, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। अवांछित यानी जिनको हम चाहते नहीं है, फसल तो हम बोते हैं, है ना, तुम चाहते हैं, लेकिन फसल के अलावा जो अन्य पौधे उगाते हैं उन्हें हम कहते हैं खरपतवार। यानी जो अवांछित पौधे होते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। और यह हानि किस प्रकार पहुंचाता है कि यह खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा करके फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। यानी फसल का जो हिस्सा होता है, पोषक तत्व होते हैं, वो ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो मुख्य फसल हमारी है ना, उसकी वृद्धि बराबर हो नहीं पाती है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, है ना। देखिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करते हैं। दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देते हैं और फसल चक्रण का पालन करते हैं, यानी फसल चक्र अपनाते हैं, ठीक है। तो फसल चक्र अपनाने से भी मिट्टी की उर्वरता जो है वह बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 13, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। हल, हल का उपयोग जुताई, खाद या उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का या लोहे का बना होता है। वह कुदाली, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। तीसरा है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। इसके उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत है। सीडिल, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीडिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान एवं गहराई बनी रहती है। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।